हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे। आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज अभी तक ट्रांसलेशन का जितना भी टॉपिक पढ़े हैं, जहाँ तक कि स्ट्रक्चर 7 तक पढ़ लिए हैं, आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर नंबर 8 है। आज जो है स्ट्रक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर नंबर 8 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि आज जो हम ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं उसमें ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे जो कि सब्जेक्ट के पास, यानी कि किसी सब्जेक्ट के पास, आज ऐसे ट्रांसलेशन हम बनाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं जिसमें पहले से किसी सेंटेंस के पास, मतलब कि किसी सब्जेक्ट के पास उसके अधिकार में कुछ होने का बोध होता है, उसका आज ट्रांसलेशन हम बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप ट्रांसलेशन देखते हैं कि लक्ष्मी के पास एक गाय तो थी। देखिए ये जो गाय की बात हो रही है यहाँ पे, चर्चा गाय की, ये इसके पास थी लेकिन पहले से थी, अभी वर्तमान में इसके पास नहीं है। डेट मीन्स कि कहने का मतलब वो ये हुआ कि लक्ष्मी के पास एक गाय जो थी वह भूतकाल में थी, अभी जो है अभी नहीं है। जैसे कि तुम्हारे पिताजी के पास 2 कार थे, तो पहले कार होंगे तुम्हारे पिताजी के पास, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश अभी कार जो है बेच लिए होंगे, या किसी कारणवश उसके पास कार नहीं होंगे, मतलब कि भूतकाल में उनके अधिकार में थे, कार अभी नहीं है। तो ऐसे देखिए पहचान, ऐसे वाक्य जिसमें किसी सब्जेक्ट के, यानी कि अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मी सब्जेक्ट है, यहाँ पे तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपके पास मतलब कि आप सब्जेक्ट है, यहाँ पे सोहन सब्जेक्ट है, यानी कि उसके अधिकार में किसी संज्ञा के भूतकाल में होने का भाव स्पष्ट होता है। देखिए ये जो कार होने की बात हो रहा है, ये भूतकाल में मतलब कि पास्ट में था, अभी नहीं है, इनके पास अभी नहीं है। तो वैसे वाक्य का अनुवाद इस नियम से करते हैं। और नियम देखिए, नियम क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन। सबसे पहले आप अगर ऐसे सेंटेंस यदि देखिएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, तो सबसे पहले उसमें आप सब्जेक्ट को डालिए, उसके बाद हेड का यूज कीजिए, और बाकी में जो नाउन बचता है नाउन का यूज कीजिए। और देखिए अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि हेड का यूज किस सब्जेक्ट के साथ और कहाँ कहाँ पे करना है। तो आप निसंकोच देखिए हेड का प्रयोग आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। और देखिए आगे जो आपका ट्रांसलेशन है उसको आप पहचानेंगे कैसे कि लक्ष्मी के पास एक गाय तो थी, तो इस तरह का ट्रांसलेशन। तो देखिए पहचानने के लिए हम नियम लिखा चुके हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी सब्जेक्ट के पास, यानी उसके अधिकार में किसी संज्ञा के भूतकाल में होने का भाव स्पष्ट होता है, तो वैसे वाक्य का अनुवाद इस नियम से करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन। ये तो सिंपल सेंटेंस है, आगे इससे डिफिकल्ट सेंटेंस आएगा। तो देखिए आप इसका अभी ट्रांसलेट आपको अभी करना है। तो हेड का यूज तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो आप इसका फर्स्ट में आप इसका ट्रांसलेट करिए। तो देखिए इसका ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को, इसमें से इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट को चुनिए। सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए सब्जेक्ट झलक रहा है कि सब्जेक्ट लक्ष्मी जो है सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लक्ष्मी लिखिए यहाँ पे। लक्ष्मी लिखने के जस्ट बाद देखिए लक्ष्मी आप लिखिए। लक्ष्मी लिखने के जस्ट बाद आप हेड का यूज कीजिए। और हेड आप टोटल सब्जेक्ट, यानी कि सब सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। हेड के बाद नाउन इसमें चुनिए कि लक्ष्मी के पास एक गाय, तो एक गाय का इंग्लिश मीनिंग डालिए। एक के लिए ओ होता है और काउ, एक गाय। बस ये सिंपल सेंटेंस था, इसका ट्रांसलेट हो गया। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पिताजी के पास 2 कार थे। तो देखिए योर, इसमें सबसे पहले आप चुनिए योर फादर, सब्जेक्ट को चुनिए। सब्जेक्ट योर फादर हो गया, योर फादर। और इस सभी सब्जेक्ट के साथ आप हेड का यूज करते हैं। हेड का यूज कीजिए। के पास 2 कार, तो 2 कार्स। देखिए सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया। जैसे कि अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास बहुत पैसे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए। आप सब्जेक्ट आप है तो आपका यू होता है, तो यू लगाइए। यू के अकॉर्डिंग हेड लगाइए। सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज कीजिए। अब बहुत का मच होता है तो मच दीजिए। और पैसा का मनी होता है तो मनी दीजिए। इस तरह से ये भी ट्रांसलेशन आपका बन के तैयार हो चुका है। सोहन के पास एक लाल घोड़ा था। सब्जेक्ट यहाँ पे सोहन है, सोहन लिखिए।
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैड का यूज कीजिए। पास एक लाल घोड़ा, तो एक लाल घोड़ा का ए रेड हॉर्स, ए रेड हॉर्स, आपका ये ट्रांसलेशन बन के तैयार होगा। देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि इससे पहले जो स्ट्रक्चर नंबर 7 पढ़े थे स्ट्रक्चर, उसमें जो सिंपल सेंटेंस था और उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बनता था। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसी सेंटेंस को बदल के कोई पूछ सकता है आपसे कि क्या लक्ष्मी के पास एक गाय थी, या ऐसे लक्ष्मी के पास एक गाय नहीं थी। अगर ऐसे पूछे क्या लक्ष्मी के पास एक गाय थी, तो आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और आप उसका इंट्रोगेटिव जब ट्रांसलेट करिएगा तो उसके लिए आपको हम अभी रूल बताएंगे। जब ऐसे पूछे कि क्या लक्ष्मी के पास एक गाय नहीं है, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसके लिए भी आपको अभी हम रूल बताएंगे। और जब ऐसे पूछे कि क्या लक्ष्मी के पास एक गाय थी, तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब चलते हैं आपको लेके कि आगे जो आप पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले रूल को रहने दीजिए यहाँ पे और आगे देखते हैं कि आप नोट कर लीजिए नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके। और अभी आपको हम पढ़ाने वाले हैं फिर से जो इसी का इंट्रोगेटिव और निगेटिव पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर नंबर यही रहेगा, 8 ही रहेगा और इसका सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखना है आपको। अगर तब तक आप अगर मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ठीक है, यदि नहीं किए हैं तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि आपके पास वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए अब चलते हैं आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ लेके, सेंटेंस की तरफ। देखिए हैड का यूज आप इस ऐसे स्ट्रक्चर 8 में सभी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं हैड का यूज। देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप रूल लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए इसी रूल को आप इसी जगह पे सिर्फ आप जब इंट्रोगेटिव की बात आए तो रूल इंट्रोगेटिव लिखिए यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे रूल आप लिखिए। देखिए जब आप इसी को जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेड को सबसे पहले रख लीजिए और सब्जेक्ट को उसी जगह पे रहने दीजिए। तो सब्जेक्ट जब हेड यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ चल जाएगा। तो इसका रूल हो जाएगा हेड फर्स्ट में दे दीजिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन दे दीजिए। आपका ये जो सेंटेंस है ये जो आपका सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव का रूल है, स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का। अब देखिए फिर से जब आप इसी का यदि अगर निगेटिव बनाना चाहते हैं तो निगेटिव सेंटेंस के लिए लिखिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल लिखिए। देखिए निगेटिव सेंटेंस के रूल के लिए आपको देखिए ये हेड के जस्ट बाद आपको नोट लगा देना है। हेड के जस्ट बाद नोट का यूज करना है, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया और हेड उसी जगह पे रहेगा और हेड के जस्ट बाद नोट का यूज कीजिए और उसके साथ नाउन। देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताने वाले हैं। देखिए अभी से आप इसको याद रखिए कि जैसे इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, हैड, ये टोटल मतलब 24 होता है। टोटल 24 जो होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब जितना भी हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होता है। आपको अगले दिन या नेक्स्ट दिन किसी दिन आपको हम 24 जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये आपको लिखा देंगे कि क्या क्या होता है हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के हेल्प के लिए आता है। ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेर, हैव, हैड और शैल, विल ये सब होता है। ठीक उसी के साथ ये नोट का यूज लगता है, नोट का यूज होता है। आप कभी भी यदि आप नोट का यूज करते हैं तो आप या तो इज के बाद करिए जस्ट, या तो एम
या तो आर के बाद, या तो कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नोट का यूज कहाँ करना है। आप बेफिक्र होकर इज के साथ, इज के जस्ट बाद इसका यूज करना है नोट का। क्योंकि देखिए ये जो होता है ना, ये 24 जो होता है, ये हेल्पिंग वर्ब, इसका ये जो होता है एक तरह से इसका और नोट का एक तरह से दोस्ती होता है, ये दोनों हमेशा साथ ही आता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनता है तब इसमें ये इसका साथ छोड़ देता है, ये बाद में आ जाता है। लेकिन इससे पहले जो होता है ये हमेशा साथ है। हैड के साथ नोट आया है, उसमें आपको पीछे में पढ़ा है कि हैव और हैज के साथ नोट आया है, हैव और हैज के जस्ट बाद नोट देना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जितना ही हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत ये जो होता है निगेटिव नोट आता है। ये आप ध्यान में रखिए। निगेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर रूल जो बन के ये तैयार हो गया है स्ट्रक्चर। अब देखिए आप कुछ ट्रांसलेशन, जैसे कि इस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। आपको हम कुछ लिखा दे रहे हैं, जैसे कि एक ट्रांसलेशन आप एग्जांपल में देख लीजिए, और ये जो है ये ट्रांसलेशन आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का है। सबसे पहले देखिए सेंटेंस, देखिए रमन के पास एक कार था। सॉरी, क्या रमन के पास एक कार था, ऐसे बनाइए। इंट्रोगेटिव आप बना रहे हैं तो क्या रमन के पास एक कार था। तो देखिए, तो इसका इस सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करिएगा तो सबसे पहले आप हैड का यूज कीजिए। और हैड आप यहाँ पे निसंकोच यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैज या हैव नहीं यूज करना है। जो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, तब सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज या हैव का यूज। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज करते हैं, तो हैड को सबसे पहले रख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे रमन है तो रमन लिखिए, हैड रमन और कार, उसके जस्ट बाद नाउन लिख दीजिए कार। ये आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। जैसे देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रमन के पास एक कार नहीं था, रमन के पास एक कार नहीं था। आप देख लीजिए नेक्स्ट ट्रांसलेशन निगेटिव के, रमन के पास एक कार नहीं था। देखिए इसका जब आप ट्रांसलेशन बनाइएगा, जब इसका ट्रांसलेशन आप को बनाना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे रमन है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैड का यूज कीजिए। और हैड के जस्ट बाद देखिए ये दोनों जो होता है एक तरह से यार होता है, ये दोनों एक साथ रहता है, दोस्ती दोनों का बेटर दोस्ती है ये हैड के साथ नोट। लेकिन ये किसी कारणवश बिछड़ जाता है जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनता है, उस समय रमन हैड नोट अ कार। देखिए रमन हैड नॉट ए कार, रमन के पास एक कार नहीं था। देखिए अब आपका ये जो सेंटेंस है बन के तैयार हो गया है। तो अब आपका स्ट्रक्चर नंबर 8 आज ख़त्म हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम स्ट्रक्चर 9th मतलब पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले आप कम से कम अभी जो है इसके एक्सरसाइज के लिए आप 10 ट्रांसलेशन नोट कर लीजिए ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन लिखिए। नेक्स्ट ट्रांसलेशन आपको अभी लिखना है, क्या मनोज के पास एक रेड पेन है, मतलब कि लाल कलम था। क्या मनोज के पास एक लाल कलम था। क्या रानी के पास 5 गायें थी। क्या मोहन के पिताजी के पास बहुत पैसे थे। मेरे पास एक कार नहीं था। क्या तुम्हारे पास बहुत पैसे थे। क्या आपके पिताजी के पास 500 रुपये का नोट था। क्या आपके पिताजी के पास 2 कारें थे। क्या तुम्हारे भाई के पास एक बाइक था।
क्या रानी के पास एक स्कूटर थी? नहीं, रानी के पास एक स्कूटर नहीं थी। नेक्स्ट लिखिए, मेरे चाचा के पास एक हाथी था। नेक्स्ट लिखिए, क्या आपके पास कार खरीदने के लिए पैसा था? तो चलिए, इतने ट्रांसलेशन को आप अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम यदि आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट नहीं तो आप मेरे व्हाट्सअप पे एक नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप नोट कीजिए 7631460657 पे आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप के माध्यम। आपको यदि किसी चीज़ की यदि वर्ड प्रॉब्लम होती है, यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको उसका व्हाट्सअप करने के बाद आपको तुरंत उसका ट्रांसलेट मिल जाएगा, या तो आप वर्ड प्रॉब्लम हो तो वर्ड प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर डे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर 9 लेके।